नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करंट चाचा के एपिसोड में। आइए देखते हैं कि आज अखबार में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या पढ़ लेना चाहिए था और हमें क्या निचोड़ निकाल लेना चाहिए था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। उम्मीद है आप बेहतर हैं, खुश है, प्रसन्न है, स्वस्थ हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों तक आवाज भी जा रही है। क्या आवाज जा रही है आप लोग तक? चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। चालू करते हैं आज का सेशन विद समथिंग वेरी पॉजिटिव। कहा जाता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न संचरेत। जैसा व्यवहार आपको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और करता है आपके साथ, जब वैसा व्यवहार आप भी किसी और के साथ ना करें। आप जब एथिक्स पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि आप वो चीज अपने ऊपर होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं और जो चीज नहीं देखना चाहते हैं आप अपने ऊपर घटित हो, वो आप दूसरों के साथ भी ना सोचें। ये बड़ी बात है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें जल्दी से आपको बता दें। अगर आपको वाकई में बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, लग कर करनी है, रूटीन के साथ करनी है, डिसिप्लिन में करनी है, तो 24,999 मात्र में आपके लिए पूरा कोर्स अवेलेबल है प्लस का। हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं। आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल करें और जुड़ जाएं। जैसे ही आप सीएमसी कोड का इस्तेमाल करते हैं आपको फायदा मिलता है बहुत सारी चीजों का। आपके पास डेडिकेटेड सेशंस होते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मेंटरशिप सपोर्ट है, बहुत कुछ आपको एक साथ ही मिलता है। ये बैचेस चालू हो चुके हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है और आपको समझना है कि मैं इसमें कैसे बेहतर कर सकता हूं, तो भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आंसर राइटिंग पे पूरा ध्यान है और आपको कंटेंट उसी प्रकार से दिया जाएगा जिस हिसाब से आपको याद हो सके। तो एनर्जी, एफिशिएंसी, ईमानदारी, इसके लिए अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए जियो म्यूजिक्स में। फ्रीडम बैच जैसा कि हम आपको बता रहे थे 15 तारीख से इंग्लिश में चालू हुआ है और यहाँ पर इकोनॉमी अभी पढ़ाई जा रही है। आप जुड़ सकते हैं अभी भी। सीएमसी कोड का इस्तेमाल करिए और जुड़ जाइए। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज खबरें हैं पर हाँ, चूंकि खबरें बस ये है कि उसका पीसेस मिला है, हमें पूरी खबरें हमें नहीं पढ़नी है पर हमें कुछ पीसेस मिला जो हमें पढ़ लेना चाहिए। पहली बड़ी बात, जम्मू एंड कश्मीर में पोल्स होने वाले हैं 3 फेजेस में फ्रॉम सितंबर 18। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो कोई खास नहीं है, पर चूंकि 2019 के बाद से जब से जम्मू एंड कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था, तब से वहां डिमांड उठ रही थी कि चुनाव करा लेना चाहिए। अब यहां पर चुनाव होने जा रहा है हाकिर, और ये 3 फेज में होगा। पहली बार 3 फेज में हो रहा, नहीं तो अधिकतर ये देखा जाता था 5 फेज में होता था पहले, जब पूरा जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। अब ये 3 फेज में होने वाला है, 3 फेजेस में होने वाला है। कौन कराएगा? स्वाभाविक सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगी। और यहीं बैठ के देखिए, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार साहब भी अपनी अंदाज में कुछ बात कर रहे हैं। यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम आपको ये भी बता दें। यहां पर 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात चल रही है इस समय। 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होंगे और आपको बता दें कि इन्होंने कहा बैलेट इज बेस्ट आंसर टू बुलेट। फिलहाल के कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे या महीनों में कुछ देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक इन्फिल्ट्रेशन का दौर चल रहा है। आतंकवादी कुछ हमले करते जा रहे हैं और हमारे फोर्सेस के लोग वहां पर शहीद होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां पर लोकल सपोर्ट अगर मिलता है तो आतंकवादी आराम से अंदर घुस पाते हैं। हम अगर चुनाव कराते हैं और चुनाव की व्यवस्था को सही से करा ले जाते हैं तो वहां पे लोगों के मन में अगर कोई वैक्यूम भी बना हुआ है तो वो हम अपने गवर्नमेंट की तरफ खींच सकते हैं या सरकार के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी का वहां आना, और बहुत जरूरी है कि वहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ठीक से काम कर सकें। सिर्फ इलेक्शन जरूरी नहीं है, इलेक्शन के बाद में भी जो लोग आए वो ठीक से काम करें, ये भी ज्यादा जरूरी है। और सच्चाई यही है कि भारत में हमेशा ही इलेक्शन चलते रहते हैं। दूसरा इलेक्शन हरियाणा में होने वाला है। हरियाणा में भी इलेक्शन हो रहा है और आपके जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। तो लगातार इलेक्शन चलते रहते हैं, तो वही दिमाग में लोगों के बैठा रहता है कि हर साल हर समय इलेक्शन है, तो क्या हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? इसीलिए सवाल बार बार उठता था कि एक ही बार चुनाव करा लो, जिसको जहां सरकार बनानी है बना लो। क्योंकि फिलहाल आप इतने बड़े देश में बार बार चुनाव कराते रहते हैं, बिजी रहता है इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने में ही। यहां से खत्म होंगे तो आपका बिहार हो जाएगा, यूपी में चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक लगाना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन कि क्या मैं वन नेशन वन इलेक्शन करा सकता हूं। समय आ चुका है डिस्कस करने का। ये भी आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर और बड़ी सुंदर खबर है ये। इंटरस्टेलर इटिनरी बन चुका है। हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा टॉपिक आ रहा है। भारत ने लॉन्च कर दिया है ईओएस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 नंबर, वाया आवर डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग D3 कह रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन 3 कह रहे हैं। ईओएस 08 को लॉन्च किया गया है।
और ये लॉन्च किया गया है स्पेस सैटेलाइट या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा, जिसको भेजा जा चुका है और ये सही तरीके से जाकर अपना ऊपर लग चुके हैं। इनको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कुछ चीजें जो आपको यहां पर समझनी आई है। मिशन एम करता है टू फाइनलाइज द डेवलपमेंट ऑफ एसएसएलवी। देखिए एसएसएलवी क्या है पहले ये समझ लीजिए। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कि कॉन्फ़िगर्ड किया गया 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस एंड लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल एज अ टर्मिनल। 3 स्टेज है कॉन्फ़िगर्ड विद 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस एंड लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, जो इसके लास्ट में टर्मिनल पे लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके तीनों स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन में है और लिक्विड प्रोपल्शन बेस आप क्या यूज कर रहे हो, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, जिसको आप टर्मिनल स्टेज के तौर पर यूज करते हो, वहां पर ये इसका यूज होता है। इसका डायमीटर अगर आप देखेंगे तो 2 मीटर डायमीटर है, 34 मीटर ये लेंथ में है। लिफ्ट ऑफ वेट इसका 120 टन है और ये केपेबल है 10 से 500 किलोग्राम सैटेलाइट उठाकर ले जाने के लिए। रॉकेट कैन बी असेंबल्ड बाय ए स्मॉल टीम, यही इसकी खासियत है। स्मॉल टीम इसको असेंबल कर सकती है, बड़ी जल्दी कर सकती है एज कंपेयर टू पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, जिसको लॉन्च करने के लिए 600 लोग चाहिए और काफी समय चाहिए। अगर मेरे पास कम लोग हैं या मुझे कोई डिमांड मिली, जल्दी से मुझे कुछ बनाना है, तो मैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तुरंत कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है कि ये बहुत जल्दी कर सकते हैं आप। इसको 6 महीने का ना समय चाहिए ना 600 लोग चाहिए। स्मॉल टीम कुछ दिनों में बैठेंगे और आपका तैयार कर देंगे, रॉकेट के लो लेके चले जाओ। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी, क्योंकि हम अब इस मार्केट में वेंचर कर चुके हैं जहां पर हम लोगों से ऑर्डर लेंगे। ऑर्डर के साथ साथ आप समझिएगा, आपको कोई ऑर्डर तभी देगा अगर आपका बहुत समय लग रहा है, बहुत मंथ लग रहे हैं, तो लोग सोचेंगे छोड़ो हम लोग आराम से कहीं देखते हैं। पर अगर मैं बोलूं कि आपको अभी जरूरत है, अभी मैं कर देता हूं लॉन्च, मेरे पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो 500 किलोग्राम तक का सैटेलाइट ले जा सकता है, 500 किलोमीटर तक। बड़ी बात है। हाँ, इससे आप लो अर्थ ऑर्बिट ही तक जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हम बोले कि तो 36,000 पे चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप इसमें 500 किलोमीटर तक जा सकते हो। पर दैट इज ऑल्सो देयर पीपल हु आर विलिंग टू हैव देयर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्थ के पास ही होगा, आप उसको इतना ऊपर भेज के भी क्या करेंगे। जैसे हमने अपना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा, आइए देखते हैं क्या करेगा, समझते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जा चुका है। EOS 08 सैटेलाइट, इसकी कुछ खास बातें आपको बता दें। इसका जो मकसद है वो इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है। पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट के लिए सटीक जानकारी देने के लिए है। ये सटीक जानकारी देने के लिए है। EOS सैटेलाइट में 3 पेलोड है, इसमें 3 पेलोड है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड EOIR, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमीटर पेलोड GNSSR एंड SIC UV डोजीमीटर शामिल है। जो आपका EOIR है, मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड जो पेलोड है, उसका आपदा निगरानी, डिजास्टर मैनेजमेंट पे निगरानी, पर्यावरण निगरानी, ऑब्जर्वेशन ऑन योर एनवायरनमेंट, ये सारी कामें करेगा, तस्वीर यहां खींचता रहेगा। GNSSR जो भेजा गया है वो समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण करेगा, मिट्टी की नमी का आकलन करेगा, बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग की क्षमता भी रखता है। और जो SIC UV आपने भेजा, SIC UV जो आपने भेजा है, ये डोजीमीटर गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा। तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों की निगरानी करेगा, हमारे मिट्टी की नमी का आकलन करेगा, सतह पर हवा का विश्लेषण करेगा, समुद्र की बाढ़ का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग की क्षमता रखता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीटी क्वेश्चन बनना तय है यहां से। अगर बना तो क्या बनेगा सोचिएगा कि आप जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8वां भेजे हैं 08, वो क्या क्या करने को सक्षम है। पहला, क्या वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की निगरानी करेगा, आप बोलेंगे हाँ कर सकता है। दूसरा, क्या वो समुद्र की सतह पर, सरफेस ऑफ द सी, विल इट हैव व्हाट विंड इज ब्लोइंग, यस। व्हाट इज द मॉइस्चर इन योर सॉइल, यस। क्या ये बाढ़ का पता लगाने के लिए भी कुछ करेगा, यस। फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी ये करेगा ये। और आपका समझिए आपदा निगरानी रखा हुआ, डिजास्टर की मॉनिटरिंग रखा हुआ है, और सबसे बड़ी बात पर्यावरण की निगरानी भी करेगा, मतलब इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग भी करेगा। तो अल्ट्रावायलेट के साथ साथ इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, और समुद्र की, मतलब आपके सी पे क्या हवा बनी हुई है उसका भी आकलन यही करने वाला है। और बड़ी बात है कि इसको ठीक तरीके से भेजा जा चुका है, और इसमें जो चीज यूज हुई हम आपको उसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे।
ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसरो के माइक्रोसैट IMS-1 बस स्टैंडर्ड का पहला मिशन है। ये इसरो के माइक्रोसैट IMS-1 बस का स्टैंडर्ड का पहला मिशन है। इसमें कई मेड इन इंडिया कंपोनेंट लगे हुए हैं। एडवांस पेलोड हमें दिख ही चुका है। 400 जीबी का डेटा स्टोरेज की क्षमता है। सोलर पैनल लगा हुआ है और नैनो स्टार का सेंसर इसमें लगा हुआ है। तो चीजें बड़ी अच्छी एडवांस लेवल पर यहां पे जा चुकी हैं और ये इसरो के माइक्रोसैट IMS-1 बस स्टैंडर्ड का पहला मिशन है। तो जो आपका कैरियर या जो आपको बस दिखता है उसका जो स्टैंडर्ड बना रखा है इसरो का, उसमें IMS-1 बस स्टैंडर्ड का पहला ये मिशन है जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। और बता दें आपको कि इस मिशन के सक्सेसफुल हो जाने से तीसरी बार स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने अपनी महारत को हासिल कर लिया है या महारत को दिखा दिया है। मतलब अगर हमें छोटी सैटेलाइट्स भेजनी है या फिर किसी और कंट्री को सैटेलाइट भेजनी है जो कि इतनी भारी भरकम नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जल्दी से असेंबल होता है तो लोगों को चीप भी पड़ेगा जो बाहर से हमसे डील करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम जो हमने रखा है कमर्शियल मार्केट में, ताकि हम लोगों से ऑर्डर लें और उनके सैटेलाइट को भेज सकें। बड़ी बात है और ये सक्सेसफुल हुआ है तीनों बार में। इसीलिए इसका नाम रखा गया है इस वाले का डेवलपमेंटल 3 स्टेज। इसका मतलब अब ये एकदम सक्सेसफुल हो चुका है। टेस्टेड एंड प्रूव्ड, दैट वाज SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। IMA अनाउंसेस 24 आवर विड्रॉल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। रेगुलेटरी बॉडी की बात है। जो चीज वेस्ट बंगाल में हुई है उससे शायद हम सभी दहल चुके हैं और घर पे भी चर्चाएं जब होती है तो मन में यही लगता है कि आखिर हम लोग जा किधर रहे हैं। इतना पढ़ने के बावजूद, इतना ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद अगर हमारे समाज में आज भी यही चल रहा है, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई जो हमारे मानसिक विकास के लिए होनी चाहिए थे, अपने मेंटल डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, तो उसके लिए नहीं हो पाई। जो व्यक्ति किसी एक ऐसे वॉलेंट्री पुलिस वॉलेंट्री सर्कल में वो रिक्रूटेड है, 12,000 रुपए महीना पाता है, वो व्यक्ति की आखिर इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है कि वो एक बड़े हॉस्पिटल की एक पोस्ट ग्रेजुएट महिला डॉक्टर के साथ कुछ भी करने की सोच रहा है। इसका मतलब है उसको कहीं ना कहीं तो बल मिल रहा था। और जब भी इन कामों के लिए बल मिलता है, ये लोग बड़े 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 होते हैं, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस केस को बस बड़े लोगों का पर्दाफाश हो, यही हमारी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो बनाए जाते हैं कायदे वो तो बन चुके हैं, उनको तो फांसी भी हो सकती है, पर जो बड़े लोग हैं वो अभी भी कहीं छिपे रहते हैं पर्दे के पीछे, उनको निकालना बहुत जरूरी है। और काफी दुखद मतलब वो बार बार आ रहा है तो ऐसा पढ़ा भी नहीं जा रहा है कि ये ऐसी ऐसी चीजें रिवील, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं कि उसको पढ़कर भी रोंगटे एकदम खड़े हो जा रहे हो, कांप जा रही है रूह। ऐसा भी हो सकता है, आप सोचिए। दिल्ली में भी आज से 2013 के समय एक ऐसी ही चीज हुई थी, ऐसा ही घटना हुआ था, 13 या 14 के समय ऐसा ही घटना हुआ था, जिसमें वापस से सारी आप मानव के अस्तित्व का वजूद ही मिटाने में लगे हैं अगर, तो क्या ही फायदा है। अगर आप महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते, मतलब हमारा बहुत साफ वर्डिक्ट है यहाँ पे, अगर आप महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते, आप जीने के हकदार तो है ही नहीं। ये एकदम साफ वर्जन है हमारा। और ये आप अपने अंदर भी टटोलिए। आप जब बात करते हैं महिला से, आप जब किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कि इतनी बड़ी शक्ति रखता है कि वो एक पूरी प्रोजेनी बना रहा है, आप उस शक्ति को कैसे इग्नोर कर दे रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे। और कहीं न कहीं ऐसे समय में हम लोग को साथ होके सोचना चाहिए। और ये हम और आप ही कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग जब इतनी पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में एक और भी इमोशन आता है और वो है ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन वैल्यूज़ का। तो जो पढ़ेगा वही ह्यूमन वैल्यूज़ भी समझ सकता है। यहाँ पर आईएमए ने बोला कि हम विथड्रॉ करेंगे। आईएमए के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देना चाहते थे। आईएमए एक लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ डॉक्टर्स ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि देखता रहता है इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज द वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एट लार्ज। इसकी मेंबरशिप लगभग 3.5 लाख डॉक्टर्स की है, स्प्रेड ओवर 28 स्टेट ब्रांचेस। प्री इंडिपेंडेंस एरा में देयर वर एसोसिएशंस ऑफ डॉक्टर्स एट फ्यू प्लेसेस इन इंडिया, बट इन वन ऑफ द डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस इट वाज डिस्कस्ड दैट all these associations of these doctors should continue functioning under one association. On 1928 में the name Indian Medical Association was coined, and since then the Indian Medical Association has traversed a long path, और ये सब चीजों में देख रहा है फ्रीडम स्ट्रगल तक में साथ था।
आईएमए एक डेमोक्रेटिक फोरम है वर्किंग टू मेंटेन डिग्निटी, ऑनर एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द मेडिकल फ्रैटर्निटी इन द कंट्री. इट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर टू ईच एंड एवरी सिटीजन. और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे प्रमोट एंड एडवांस मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज इन ऑल देयर डिफरेंट ब्रांचेस एंड टू प्रमोट द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन. तो ये एडवांस करना चाहता है, ये मेडिकल एंड अलाइड साइंसेस को एडवांस करना चाहता है. ये चाहता है कि हम प्रमोट करें इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, प्रमोट करना चाहता है. मेंटेन द ऑनर एंड डिग्निटी एंड टू अपहोल्ड कि मेडिकल प्रोफेशन को आप समझो, उसका ऑनर डिग्निटी होल्ड करो, अपहोल्ड करो. To work for the abolition of compartmentalism in medical education, medical services and registration in the country, and this is to achieve equality among all members of the profession. इक्वालिटी लेकर आओ, प्रमोट करो एक क्यूरियोसिटी का जील, एडवांसमेंट को प्रमोट करो और मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करो, और साथ ही में ऑनर एंड डिग्निटी को मेंटेन करो डॉक्टर्स की. ये इसके लिए स्ट्राइव करता रहता है. और आईएमए ने एक स्ट्राइक बुलाई है जो कि शायद सुबह से लेकर अगले तक रहेगा. और पॉइंट यही है कि हम लोग नी जर्क रिएक्शन देने में तो हमेशा से आगे रहे हैं, और ये सब हमारी सबकी बात है. जब कोई चीज हो जाती है तब हम सामने आ जाते हैं, और अथॉरिटी दिखती नहीं, फिर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता. सरकारी अस्पताल है, सब कुछ हो रहा था, कोई देखने को मिलता नहीं है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फिर हम सबकी ही बनती है कि यहाँ पर क्या किया जाए. आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, सी साइड स्टैंड ऑफ. सी साइड स्टैंड ऑफ, देखिए पहाड़ आपको दिख रहे हैं सब, ये पहाड़ है एंडीज के, और एंडीज के पहाड़ के ठीक नीचे देखिए आपको पूरा बसा हुआ एक दिख रहा होगा सिटी टाइप. यहां हो रही थी माइनिंग. ये एरिया है चिली का, और चिली के पास अच्छा खासा रिजर्व है कॉपर का, सबसे बढ़िया रिजर्व है कॉपर का चिली के पास. चिली की माइनिंग में क्या हो रहा है, एक तरह से रिवोल्ट हो रहा था कि देखो ऐसा है माइनिंग एरिया में कि वर्कर्स को अब ज्यादा है, पहले यूनियन को पैसा दो, यूनियन के द्वारा वर्कर्स को पैसा बढ़ जाएगा. चिली के जो वहां माइनर्स है वो माने नहीं, तो 3 दिन का स्ट्राइक हुआ. अब इसको होल्ड कर दिया गया है, पर हम आपको लोकेशन दिखाना चाह रहे थे कि आखिर चिली को आप देखिए कि पूरा का पूरा जो ये अपना कंट्री है वो कैसा बना हुआ है. बिल्कुल एकदम चिली जैसा ही लगता है. चिली देखिए कैसे एकदम बना हुआ है. कहा जाता है सिचुएटेड अलोंग द वेस्टर्न सी बोर्ड ऑफ द साउथ अमेरिका, लॉन्ग नैरो कंट्री, जिसका एवरेज विड्थ मात्र 110 माइल है. इसका एवरेज विड्थ जो है वो आपका 110 माइल है. अगर एरिया वाइज आप देखेंगे तो 38th लार्जेस्ट कंट्री द वर्ल्ड है, जो अपना बॉर्डर शेयर कर रही है पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना के साथ. ये बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, और यहीं से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी निकलेगा. आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी यहीं से निकलेगा, क्योंकि शायद जब आप कैप बी पढ़ते हैं तो आपका जो सी है वो चिली दिखाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का. चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील, ये है कैप बी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और याद रखिएगा चिली से पास करता है, बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगी. यहीं पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कहा जाएगा, सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट, जो सबसे ऊंची पर्वत इसकी दिखती है, वो वोल्केनिक जो है, सबसे ऊंचा वोल्केनिक अगर कुछ आपको दिखता है तो उसका नाम है ओजास डेल सैलाडो. ओजास डेल सैलाडो सबसे ऊंचा पर्वत जो कि वोल्केनिक है और एक्टिव है, एक्टिव है, वो यहीं पे है. ओजास डेल सैलाडो वो यहीं पर है. वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस चिली, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. एंड आई मस्ट टेल यू ऑल्सो कि यहां पर चिली का अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट कॉपर तो आपको दिखता ही है. अगर आप अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया को जोड़ दें तो आपका बनता है ABC, जो कि क्या बनता है आपका लिथियम ट्राइंगल बनता है. बहुत बढ़िया, लिथियम ट्राइंगल भी एक बनता है, यहाँ पर लिथियम ट्राइंगल भी बनता है. कॉपर में चिली को कोई हरा नहीं सकता, कॉपर में चिली को कोई हरा नहीं सकता. हो गया, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल एकदम ऐसा लंबा आपका बना हुआ है ये पूरा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट्स स्कैरी, इजराइल्स फ्रंटलाइन सिटी इन फियर एज हिजबुल्लाह टारगेट्स ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी. अच्छा, यहां पर हम लोग को बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आप बस लोकेशन देखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इजराइल गाजा चलता रहेगा. मुझे अब इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है. आइए देखते हैं. लोकेशन की बात की जा रही है, और खतरे में कौन है मैं आपको बता दें. इजराइल का आप नक्शा देख रहे हो, इस समय आप हाइफा को देखने की कोशिश करिए. लेबनान के कितना पास है हाइफा, आप ये देखिए. लेबनान में हिजबुल्लाह
लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है और बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? तुमने गाजा के लीडर को, जो कि ईरान में गए हुए थे, उनको तुमने मार दिया है, ईरान में जाकर मार दिया, तो हम तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब हाइफा के लोग किस डर में हैं? हाइफा में अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और उन अपार्टमेंट्स के बीच में कुछ ऑयल के टैंकर भी बने हुए हैं, जिनकी हाइट लगभग 100 मीटर की बनी हुई है। 100 मीटर के ऑयल टैंकर पे अगर गलती से बम गिर जाए, अगर गलती से आग लग जाए, तो आसपास की इमारतें शायद बचेंगी ही नहीं। यही डर बना हुआ है हाइफा में इस समय। तो हाइफा लोकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल के नॉर्दर्न भाग में है ये हाइफा, और लेबनान यहाँ पे हिजबुल्लाह के कारण बार बार हमला कर रहा है। ये वाला लोकेशन हमने आपको पहले भी दिखाया है, ये गोलान हाइट्स का लोकेशन है। गोलान हाइट्स इजरायली ऑक्यूपाइड है। ये सीरिया का पार्ट हुआ करता था, पर इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। और सीरिया के बीच में एक यूएन फोर्स का डिप्लॉयमेंट एरिया है, जहां पे यूएन का फोर्स रहती है, यूएन की फोर्स। अच्छा अच्छा, हम बाउंड्री बना देते हैं, देख लीजिए आप। ये देखिए, ये आपका इजराइल है, ये आपका गाजा हो गया इस तरफ, ये आपका वेस्ट बैंक हो गया, और लेबनान की बाउंड्री जो आप देख रहे हैं वो ये हो गई, ऊपर लेबनान हो गया। ये आपका गोलान हाइट्स है, ये मेरा जॉर्डन है, ये मेरा इजिप्ट का बॉर्डर इधर लग रहा है, ये पूरा जॉर्डन का आपको बॉर्डर लग रहा है। ये जॉर्डन की रिवर है जो आ रही है, जॉर्डन की रिवर है जो आ रही है। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है सबको? तो दिस इज योर, ठीक है। तो आपको इजराइल दिख रहा है, और इजराइल के नॉर्थ में कौन है? लेबनान, और लेबनान के यहाँ साउथ में कौन है? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ईरान द्वारा समर्थन पाता है, ये ईरान से समर्थित है। साथ ही में हमास गाजा में आपको दिख जाएगा, जो कि अब दिखना कम ही हो रहा है, धीरे धीरे खत्म कर देगा इसको। और तीसरा मेरा है हाउदीज, जो कि यमन में है। इसके नीचे आप सऊदी अरेबिया के नीचे देखेंगे, आपको यमन दिखेगा। हाउदीज आपके यमन में है, जो कि ईरान से सपोर्टेड है। तो यही कहानी थी। हाइफा हम आपको दिखाना चाह रहे थे, हाइफा उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टेम्पेस्ट इन टोक्यो, जियो फिजिकल फेनोमेना की हम बात करेंगे आपसे, जो आपको नॉर्मली पता है, पर फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। एक तूफान है, उसका नाम है अम्पिल। ये तूफान आ रखा है, अगर आप देखेंगे सब आपका छाता लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं टाइफून एम्पिल से। एम्पिल से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं देखिएगा। ये अगस्त 13, 15, 16 से ऐसे गुजरने की इसकी बात है। टाइफून एम्पिल, टाइफून एम्पिल। टाइफून का क्या मतलब है? आपके जब कोई भी ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन, कोई भी ऐसा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि पैसिफिक के इस भाग में आए, वेस्टर्न भाग में आए, तो उसको आप किस नाम से रखते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम हो जाता है टाइफून। ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाने की हमने आपको 6 प्रक्रिया है पहले भी बताई है, आपको शायद याद भी हो। जिनको याद है वो नीचे लिखते चलें। सी सरफेस टेम्परेचर आपका 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स मुझे मिनिमम मिलते रहना चाहिए। मेरे पास एक अपर डाइवर्जेंस सिस्टम होना चाहिए कि हवा जब नीचे से ऊपर उठे तो वहां से खाली हो सके। एक लो प्रेशर का सेंटर चाहिए। मुझे मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा खासा चाहिए। और मुझे सिंपल सी बात है, वर्टिकल विंड शेयर, मतलब मेरे पूरे तूफान में चारों तरफ जब विंड लग रही हो तो उसकी स्पीड एक जैसी हो, तभी मेरा तूफान टिक पाएगा। वर्टिकल विंड शेयर मुझे चाहिए, मिनिमम मिनिमम वर्टिकल विंड शेयर मुझे चाहिए। और ये तूफान नीचे से ऊपर तक बनता है, लो प्रेशर सेंटर से ऊपर तक ये तूफान जाता है, और पूरा लगभग 6 से 8 किलोमीटर तक ऊपर होता है। हवाओं का ड्राफ्ट यहां से अंदर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि लो प्रेशर सेंटर ऊपर की तरफ जाता है। ये तूफान चूंकि घूम भी रहा है और इसके ऊपर ट्रेड विंड्स भी लग रही होंगी, तो ये अपना कोर्स बदलता रहता है। और यहां पर एक तूफान इस समय जाने की कोशिश कर रहा है, और काफी खतरा मंडरा रहा है जापान के ऊपर। जापान के ऊपर काफी खतरा मंडरा रहा है। तैयार हैं सब लोग? समझ गए? तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसका नाम है टाइफून, जो आपका वहां पे आया हुआ है। अब आप हमें बताइए कि अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी भाग में, नॉर्दर्न भाग में अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, तो उसका नाम हम क्या रखते हैं? और अगर कोई साइक्लोन मेरा अटलांटिक ओशन में आया हुआ, तो उसका नाम हम क्या रखते हैं? जल्दी से 2 नाम बताइए। टेम्परेट साइक्लोन, नाम तो आप लिखे रहे ना, टेम्परेट रीजन में आएगा। ये नीचे से बनकर यहां जा रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में बनकर यहां जा रहा है। ये वाला रीजन टेम्परेट साइक्लोन के लिए भी कहा जाता है। ये वाला रीजन टेम्परेट साइक्लोन भी आएगा टेम्परेट में। ये नीचे से ऊपर बन के जा रहा है।
ये नीचे से ऊपर बन के जा रहा है, इसीलिए आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यहां जो बनेंगे उनका टेम्परेट साइक्लोन नाम पड़ेगा, जो वहां बनेंगे। तो टेम्परेट वर्ल्ड में जो बनते हैं विली विलीज, बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है कुणाल जी ने। आपको बता दें, अगर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न भाग में आप देखते हैं किसी साइक्लोन को, तो उसका नाम होता है विली विलीज। ये कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। दूसरा बताइएगा, तो अटलांटिक ओशन में कोई होता है क्या? अटलांटिक ओशन में भी कोई होता है क्या? हरिकेन्स, बहुत बढ़िया। हरिकेन्स इन अटलांटिक ओशन कॉल्ड एज हरिकेन्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग शांत क्यों रह गए? टोर्नेडो नहीं है दीपेश जी, टोर्नेडो अलग चीज है। ठीक है, हरिकेन्स और विली विलीज यहां बनते हुए दिखते हैं। ये क्या लोकेशन है आपका? ऑस्ट्रेलिया में बनता है तो विली विलीज, और अटलांटिक ओशन बनता है तो हरिकेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशन में है तो आप बोलते हैं सिंपल सा ट्रॉपिकल साइक्लोन। यूक्रेन आस्क सिविलियंस टू इवैक्यूएट पोक्रोव्स्क एज रशिया क्लोजेस इन। हमें नहीं जानना, देखिए हम बस जानना चाहते हैं लोकेशन कहां है। आइए देखकर खत्म करते हैं इस वाले इशू को भी। ये देखिए यूक्रेन है, रशिया कब्जा ही करते हुए जा रहा है। ये पूरा जितना आपको लाल दिख रहा है सब कब्जा हो चुका है। डोनबास रीजन, डोनेट्स्क रीजन, अब रशिया यहां घुस रही है। पोक्रोव्स्क रीजन, आने वाले समय में यूक्रेन भाई साहब क्या करोगे, कैसे बचोगे? क्योंकि पोक्रोव्स्क तक भी पहुंच रहे हैं और अंदर घुसेंगे। ये घुसते ही जा रहे रशिया वाले। तो ये आपका कौन सा रीजन है? पोक्रोव्स्क रीजन। पोक्रोव्स्क रीजन वाज इन न्यूज। कहां है? यूक्रेन में है। दिख गया सामने, ये देखिए पोक्रोव्स्क रीजन है आपका। इसी के नॉर्थ में देखिए बखमुत रीजन है, बहुत बार न्यूज में रहता है बखमुत। ये रहा आपका बखमुत रीजन। हो गया। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। थाई लॉ मेकर्स इलेक्ट शिनावात्रा हेरेस पेटिंगटन एस पीएम। पेटिंगटन एस पीएम, ये शिनावात्रा की बेटी हैं। थिक्सिन शिनावात्रा एक पुराने यहाँ के रहे हैं, बिलियनियर भी हैं और पहले के यहाँ पर रह भी चुके हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। लोकेशन देखते हैं और एक चीज समझते हैं, यहां पर दोनों चीज देखते हैं। आइए, एक बड़ी खबर आई थी कि बिम्स्टेक जो इस बार मीटिंग होनी है वो थोड़ा सदमे में है, चूंकि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया था। अब एक दूसरी को चुन लिया गया है। थाईलैंड की बात हम करें तो थाईलैंड कहां पे देख लीजिए आप, ये आपको दिखता है थाईलैंड। ये पूरा टेरिटरी आपका बना हुआ है थाईलैंड है। क्या है ये? थाईलैंड है। ये देखिए बैंकॉक, बैंकॉक डिक्लेरेशन। यही बैंकॉक डिक्लेरेशन है जिसने बिम्स्टेक की स्थापना की। ये वही है बैंकॉक। थाईलैंड की बाउंड्री आप देखिए कहां कहां जुड़ती हुई दिख रही है। इधर देखिए म्यांमार से लग रही है, इधर लाओस से लग रही है, इधर कंबोडिया से लग रही है, नीचे देखिए ये मलेशिया का जो पार्ट है उससे भी लग रही है। अच्छी खासी बाउंड्री बना रहा है ये। तो आपका इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है। अच्छा, यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम आप देखेंगे लाओस। ये 5 ऐसी कंट्री है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अगर आप लाओस को देखेंगे सर, तो लाओस का बॉर्डर म्यांमार से भी बनता है, थाईलैंड से भी बनता है, वियतनाम से भी बनता है और कंबोडिया से भी बनता है। लाओस वो देश है जिसका बॉर्डर यहां इन 5 से मिलता है, मतलब अपने को छोड़कर 4 से मिलता है। पर थाईलैंड अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड का बॉर्डर वियतनाम से नहीं मिलता। थाईलैंड का बॉर्डर वियतनाम से नहीं मिलता, वियतनाम बिल्कुल इधर आ गया है। और वियतनाम के आप इधर चलेंगे तो आपको पता है ना कौन सा सी है? सदमा का सी। सदमा का सी है ये, साउथ चाइना सी, जिसका नाम हमने कितनी बार अपील की कि चेंज कर दो, इसका नाम ईस्ट इंडिया सी रख दो, इसका नाम ईस्ट एशिया सी रख दो। वो अच्छा है, चाइना का आधा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। यही तो साउथ चाइना सी है जिसमें वो क्या बोलता है कि देखो मेरा 9 डैश लाइन बना हुआ है, सब मेरा है। तो वियतनाम को थाईलैंड टच नहीं करता। थाईलैंड का बॉर्डर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया के साथ मिलता है, वियतनाम से नहीं मिलता। लाओस एक ऐसा देश है जिसका बॉर्डर म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया से मिलता है, याद रखिएगा। अच्छा, यही थाईलैंड है। अब इस थाईलैंड का सिस्टम क्या है हम आपको थोड़ा बता दें। यहां पर एक डेमोक्रेसी है पर उसका नाम है मोनार्कियल डेमोक्रेसी। मोनार्की भी है यहां पर, क्योंकि हम आपको छोटा सा रेफरेंस बस देना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर मोनार्क है जो हेड ऑफ स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। मोनार्क ही एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू अपना काम कराते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनते हैं,
जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच को हेड कर रहे हैं, सरकार को हेड कर रहे हैं, और पार्लियामेंट जो नेशन असेंबली है वो बन रही है। यहां पर आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है, सीनेट भी है, और आपका वहां जुडिशियल ब्रांच भी है जो अपना अपना काम कर रही है। पर मेरे पास यहां पर एक मोनार्क है जो हेड ऑफ स्टेट है, और जो अपना काम एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू कराता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू कराता है। लेजिस्लेटिव ब्रांच का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो जो इंटरनल सारी चीजें हो रही है वो लेजिस्लेटिव ब्रांच कर रहा है, जिसमें पार्लियामेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट है। और यहां पर आपको दिखता है जुडिशियल ब्रांच जो आपको चला। अच्छा, अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं कैबिनेट वाले, ये खुद इनके मर्सी पर है, मोनार्क के, ये मर्सी पर है। अब यहां लेजिस्लेचर का जो लीडर बन रहा है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट बन रहा है, वो पीएम है, वो पीएम है। तो पार्टीज सपोर्ट करेंगे कि हाँ देखो इसको पीएम बनाना है। पर जहां पे आपका एग्जीक्यूटिव की बात आएगी, वहां पे हेड जो है मोनार्क है, आपका डायरेक्ट कंट्रोल लगता है। यहां पर आपका जो पीएम चुनना है वो वोटिंग के थ्रू होता है, वो वोटिंग के थ्रू होता है। तो एक छोटा सा हम आपको आइडिया दे रहे थे कि आखिर थाईलैंड में क्या है। थाईलैंड में बहुत समय तक मोनार्की बस चली, डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की बस चली, फिर धीरे धीरे किंग के रूल को हटाया गया, और फिर वहां पे मोनार्की डेमोक्रेसी, मोनार्कियल डेमोक्रेसी लाई गई, जो आज भी वहां पर चल रही है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। इंडिया ग्रांट्स क्रेडिट वर्थ $4 to $5 billion गिवन टू बांग्लादेश एट रिस्क। गयो, अगर ठीक से नहीं संभला ना तो ये पैसा तो गयो। $4 से $5 बिलियन सर, $4 से $5 बिलियन। और हम हमेशा बढ़िया बांग्लादेश की मदद करते थे। ये लोग इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत कितनी मदद करता है बांग्लादेश का। हम मोहम्मद यूनुस प्रोफेसर साहब जो है वो भले ही समझते होंगे, पर बाकी लोग शायद नहीं समझ पा रहे। आपको बता दें कि भारत ने पिछले 8 साल में 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिया बांग्लादेश को। लगभग $8 बिलियन का क्रेडिट लाइन हमने इनको दिया, $8 बिलियन का, जिसमें से लगभग 4 और 5 तो हमने बांग्लादेश को दे भी दिया था। क्यों दे दिया था? इनको अपना कैपेसिटी बिल्डअप के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए हमने सब दिया कि भाई तुम बनाओ, मस्त बनाओ, तुम टेंशन मत लो। पर आज जब वहां पे हालत ऊपर नीचे लग रही है, हमें अभी पता नहीं कि वहां इंटरिम गवर्नमेंट जो है, और जब चुनाव होंगे तो कौन आएगा और वो कैसा व्यवहार रखेगा, अभी हमें नहीं पता है। क्योंकि इतिहास में जब वो सरकार बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की आती थी, तो वो चाइना की तरफ अपना झुकाव रखती थी। आवामी लीग की, जिनकी शेख हसीना फिलहाल भारत में है, इनका झुकाव हमेशा से भारत की तरफ रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। पर जो आपकी खालिदा जिया हैं वो चाइना की तरफ है। अब आने वाले समय में मेरा $4 से $5 बिलियन तो गयो, और ये गयो का मतलब क्या है कि आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉवरेन बैक्ड है। सॉवरेन बैक्ड का मतलब यहां पे आपने, सरकार ने अपने लिए बुला रहे, पैसा दो इनको, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी काय से आ रही है? पैसा तो आप टैक्स का ले रहे हो। टैक्स का $4 से $5 बिलियन, इनके पास पैसा थोड़ी ना है। $4 से $5 बिलियन आपने दिया है, और चूंकि आपने दिया है इसीलिए अब आप इसको राइट ऑफ कर दो। तो $4 से $5 बिलियन तो आपके अकाउंट से भी गयो। अगर सरकार ने कुछ गलत सलत किया तो, अगर डिप्लोमेटिक चैनल बनाए रखने की कोशिश की जाए, बांग्लादेश इसको समझता रहे, अगर मोहम्मद यूनुस फिलहाल और आगे आने वाली सरकार अगर इस चीज का रिस्पेक्ट करे, तो शायद ये पैसा बच सकता है, नहीं तो गयो हो सकता है, नहीं तो गयो हो सकता है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम अगेन। और $4 से $5 बिलियन है, बहुत बड़ा होता है। अच्छा, ये ऑयल पेमेंट भी नहीं कर रहा है, बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है, ये खुद ही अपना फॉरेक्स के फॉरेक्स के डेफिशिएंसी में चल रहा है। फॉरेक्स का इशू यहां पर बना हुआ है, क्रंच बना हुआ है, इसके पास नहीं है, और ये ऑयल पेमेंट भी नहीं कर रहा, बस हमें ही नहीं, किसी और को भी नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग वही बैठे हैं कि भैया देखो जल्दी से सॉल्व करो, ऑयल पेमेंट करो, बिजली का पेमेंट करो, इतना तुमको दिया था रेलवे, रोड, इरिगेशन, शिपिंग, पोर्ट बनाने के लिए, पैसा कहां है? सब लगाओ, या तो ठीक से बनाओ, नहीं तो वापस दे दो। ये एक कहानी है। तो दिल्ली को इसीलिए चाहिए कि ढाका से, दिल्ली को ढाका से मजबूत रखना पड़ेगा अपना रिश्ता। अब सरकार जो भी आए, हमारे पास बेहतरीन लोग हैं, वो जाकर वहां पे डिप्लोमेटिक चैनल खोलेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश अगर 100% तो नहीं, पर 90-80% तो हमारा साथ दे सकता है। क्योंकि इस डेवलपमेंट के दौर में बांग्लादेश को समझना चाहिए कि चाइना तो तुमको नाश कर ही देगा, हम ही लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। अच्छा, इसी बीच एक और कहानी है जो हम आपको मैप के थ्रू दिखाना चाहेंगे।
डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, रिवर्स एंड पोलराइजिंग पॉलिटिक्स। जैसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोला गया, शेख हसीना वहां से निकल जाती हैं बाहर, भारत में शरण लेने आ जाती हैं, वैसे ही कुछ जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बीएसएफ तुरंत सक्रिय हो गया और बीएसएफ बोला कि अरे गुरु, यहां से लोग आएंगे, पकड़ना होगा। क्यों आएंगे? क्योंकि मुर्शिदाबाद, जिसका इतिहास भी एक बेहतरीन रहा है, उस मुर्शिदाबाद की एक कहानी है। मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल का जो ईस्टर्न मोस्ट भाग है, 67% मुस्लिम आबादी है। वहां पर ये मेजॉरिटी में है और बाकी के लोग माइनॉरिटी में है। पर यहां पर एक रिवर है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप गौर से मैप पे देखिएगा, शायद आप समझ पाए। जब आप अपने वेस्ट बंगाल स्टेट को देखते हैं तो वेस्ट बंगाल के एकदम नॉर्थ ईस्टर्न भाग में आप देखिए, यहां पे आपको दिखेगा ये पूरा जो है ये मुर्शिदाबाद का जिला है, जिसका बॉर्डर किससे लग रहा है? बांग्लादेश से लग रहा है। गंगा नदी निकली और निकलकर हमारे घुसी मुर्शिदाबाद में और बांग्लादेश में एंटर करती है। यहां पर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है, आपको बता दें हमारी गंगा को बांग्लादेश में बुलाया जाता है पद्मा। पद्मा बांग्लादेश में बुलाया जाता है पद्मा। ये सभी को पता होगा, ये सभी को पता होगा आपको कि हमारे जो गंगा नदी है वो जैसी बांग्लादेश में जाती है उसको क्या बुलाया जाता है? पद्मा। पद्मा। अब पद्मा नदी जिगजैग करते हुए चलती है तो पद्मा इधर गई फिर अंदर आई, फिर इधर गई फिर अंदर आई, फिर इधर गई फिर अंदर आई, फिर इधर गई फिर अंदर आई। यही करते करते वो आगे तक बह रही है और आगे ब्रह्मपुत्रा मतलब जमुना उसका वेट कर रही है। यही पद्मा रिवर चूंकि इतना कोर्स बनाती है, इसलिए पूरे बॉर्डर पर डिवाइडेड बाय बॉर्डर, डिवाइडेड बाय रिवर एंड देयर इज अ पॉलिटिक्स दैट इज गोइंग ऑन। चूंकि यहां पर आबादी भी आप देखेंगे तो मुस्लिम की 67% है, और अगर यहां से कुछ लोग अगर यहां इन्फिल्ट्रेट कर भी जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, वी विल नेवर नो इट। इसीलिए बीएसएफ का अलर्ट आया कि भैया देखो बच के रहो, ये पद्मा नदी है और ये पूरा आपका जुड़ रही है, यहां पर पूरा आपका जुड़ रही है। समझ में आता है आप लोग? क्या ये बात समझ में आती है? इज इट फाइन? और बहरामपुर की चीजें आप अगर पढ़ेंगे, आप जब अपना हिस्ट्री को, तो आप बहरामपुर के बारे में भी पढ़ेंगे। भागीरथी रिवर देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो निकल रही है, भागीरथी रिवर है। यहाँ पर आपका जलंगी रिवर निकल रही है। ये दोनों ही मुर्शिदाबाद से होकर निकलती हैं और मुर्शिदाबाद अपने आप में अगर आप देखिए तो एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। मुर्शिदाबाद एक बढ़िया इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। हालांकि जब डिवाइड हो गया तो एक बहुत बढ़िया एरिया हमारा बांग्लादेश की तरफ चला गया, एक यही दुख हुआ, बाकी सब कुछ ठीक है। चलेगा? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए। सीडिंग अ ग्रीनर फ्यूचर, सीडिंग अ ग्रीनर फ्यूचर, आखिर क्या है ये? एग्रीकल्चर की बात है सर। यहां पर सीडिंग अ ग्रीनर फ्यूचर एग्रीकल्चर की बात है। आपने जीरो बजट बेस्ड नेचुरल फार्मिंग तो सुना होगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तो आपने सुना होगा। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में होता क्या है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की पहले हम आपको बात बता दें, गौर से सुनिएगा। एक मेरा खेत है, उस खेत पे कैटल है, उस खेत पे मेरा घर है, उस खेत में मेरे क्रॉप्स हैं, उस खेत पे ही सब कुछ है मेरा। मैं अपने क्रॉप्स को उगाने का सिलसिला कैटल के ही फर्टिलाइज्ड ढंग से करता हूं, और जो इसका चारा यहां पे मैं जब बचा देता हूं तो वापस से कैटल को खिला देता हूं। मैं बाहर से किसी भी चीज की यहां एंट्री नहीं करता हूं। इसी को बोलते हैं हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसी को हम बोलते हैं। जब मेरा बजट बाहर से नहीं आए, मेरा बजट खुद का इंटर है, मेरा खुद ही का 20 रुपया, मैं उसी को रोटेट कर करके बार बार कुछ कमाता हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग। और ये सच्चाई है, ये हो रही है आज। पर कितना एफिशिएंट है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है। क्योंकि आज की सॉइल क्या इतनी बेजोड़ है कि आपके कैटल जो अपना डंग दे रही है उससे काम हो जाए? सर बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, क्योंकि आज केमिकल फर्टिलाइजर के बिना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत नहीं बढ़ पाती। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक जरिया चला था सर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक जरिया चढ़ा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत लोग करने लगे, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग उनको समझ में आ गया कि हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के मामले में कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगा। एक समय था कि लोग ऑर्गेनिक 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 ढूंढ रहे थे, आज वो कम होने लगा क्योंकि वो समझ चुके कि मेरा प्राइस बहुत महंगा पड़ रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे ब्लिंकिट यूज करते हैं तो आपको लगेगा ऑर्गेनिक तोरू लिखा, ऑर्गेनिक तोरू मिल रहा है आपको 120 रुपया किलो। अरे हम खा लेंगे 50 रुपए किलो तोरू। आगे बढ़िए, सुनिए।
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी ने ओन किया, जिसका नाम उन्होंने रखा एपीएनसी या एपीसीएनएफ, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, एपीसीएनएफ। सर बहुत गौर सुनिएगा, ये केस स्टडी के तौर पे भी काम आएगा और पीटी में और मेंस में दोनों में लिखने काम आएगा। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपको बताएं, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था फॉर पुशिंग 100% केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। ये वर्क कर चुका है लगभग 6 लाख फार्मर्स के साथ आउट ऑफ अ टोटल एस्टिमेटेड 60 लाख इन द स्टेट ऑन नेचुरल फार्मिंग। अभी रुकिए अभी और है इसमें, बहुत बहुत फैक्ट है। तो क्या हुआ, मेरा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को ही मैं अब क्या नाम देता हूं, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग, एपीसीएनएफ। 11 जुलाई 2024 को, हाल ही की बात है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को एक अवार्ड दिया गया, लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गुलबेकिया प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024। गुलबेकिया प्राइज इसको दिया गया। सर इंपॉर्टेंट पीटी क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आ सकता है, ये तो पीसीएस में आ सकता है, यूपीएससी तो इसे परहेज कर सकती है, पर ये पीसीएस में जरूर आएगा कि गुलबेकिया प्राइज किसको दिया गया, ह्यूमैनिटी 2024 को। ये दिया गया है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को। Jury and the Kalauste Gulbekia Foundation recognize their collaborative efforts in advancing ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहा है। कैसे? साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। ये शेयर करेगी अब 1 पाउंड मिलियन प्राइज विद डॉक्टर रतन लाल, रिनाउंड सॉइल साइंटिस्ट फ्रॉम द यूएसए, एंड सेकेम एन इजिप्शियन नेटवर्क प्रमोटिंग बायोडायनामिक। अब ये कहानी है, छोड़ दीजिए। तो ये आपका 3 लोगों को मिलकर मिल रहा है, या 3 लोगों का अवार्ड किया गया, हमारे एपीसीएनएफ को भी दिया गया है, और डॉक्टर रतन लाल जो कि आपके रिनाउंड सॉइल साइंटिस्ट है फ्रॉम यूएसए। ये जो इनिशिएटिव है ये सिग्निफिकेंट है कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। कहानी वही है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है तो आपका इकोसिस्टम प्रोटेक्शन होगा, क्लाइमेट रेजिलियंस होगा, टॉलरेंस बढ़ेगा क्रॉप का, और ये मदद करता है स्मॉल लैंड होल्डर्स को विद अ फोकस ऑन एम्पावरिंग प्रीडोमिनेटली विमेन फार्मर्स। तो ये विमेन फार्मर्स को बढ़ाने में और आपका स्मॉल फार्मर्स की मदद करने के लिए पावरफुल हथियार है, और ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात करता है। 2016 में चालू होता है, स्मॉल स्केल फार्मर्स को मदद करता है, केमिकल फ्री रहना चाहता है, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज को यूज करता है, यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम नेचर टू इंप्रूव द लैंड, मिनिमाइज्ड टिलेज, जी हां, मेथड डिस्टर्ब्स द अर्थलेस विच इंप्रूव्स इट्स हेल्थ। मतलब आपको अर्थ को डिस्टर्ब नहीं करना है। इंडिजिनस सीड प्रमोट्स द यूज ऑफ लोकल सीड टाइप्स टू इंक्रीज बायोडायवर्सिटी। अब कहानी वही है, जीरो बजट या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम बार बार वही पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक रेसिड्यू ही यूज करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करना है, मिनिमाइज टिलेज। एक कॉन्सेप्ट आता है जीरो टिलेज का भी। जीरो टिलेज हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छी है, रीजन बीइंग अगर आप अपने सॉइल को टिल नहीं करते हैं तो जो गैसेस अंदर बनी हुई है, जो न्यूट्रिएंट्स अंदर बनी हुई है, वो वहीं की वहीं रहती है। अगर आप टिल कर देते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स है मेरा, वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आता है और बह के भी जा सकता है, गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर जीरो टिलेज की भी बात की जाती है कि जीरो टिलेज हमारे सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रखना पड़ेगा आपको, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स इसलिए रखिए क्योंकि आपका एक क्रॉप है तो दूसरे के शायद न्यूट्रिएंट्स को नहीं खाएगा, और मैं अगर डाइवर्सिफाइड क्रॉप रखता हूं तो पेस्ट अटैक भी कम होते हैं मेरे ऊपर, पेस्ट अटैक भी कम होते हैं। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एपीसीएनएफ है, और आंध्र प्रदेश ने इसको चालू किया, सरकार ने 2016 में इसको एक गुलबेकिया का प्राइज भी मिला है 2024 में। इट यूजेस ट्रेडिशनल मेथड्स टू सपोर्ट हेल्दी फार्मिंग, 2016 में चालू हुआ था। विद द हेल्प ऑफ मोर देन 6 लाख फार्मर्स, द लैंड इज हेल्दियर एंड मोर स्पीशीज लिव देयर। बेटर रिजल्ट के लिए प्रोग्राम ने ओल्ड नॉलेज को नए साइंटिफिक स्टडी के साथ जोड़ा। वही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो हम बात बार बार कर रहे हैं, यही आपका आ रहा है, एंड दिस इज योर द सेम ZBNF, बस इसका नाम अलग दे दिया गया है और थोड़ा सा इसको बढ़ाकर लोगों के बीच में सरकार ने मदद कर दी पहुंचाने की। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, जो कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसा ही है। यही कहानी थी इस पूरे टॉपिक की। प्राइज का नाम देख लीजिएगा फिर से, जिन्होंने नहीं लिखा है, गुलबेकिया प्राइज है, ह्यूमैनिटी 2024 के लिए इसी को मिला है, गुलबेकिया प्राइज इसी को मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, द एसेंस ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात है,
और इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप आराम से सुने दिमाग लगाकर। क्या मेरे इंडिया का इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है और क्या सुझाव दिया जा रहा है, आइए देखते हैं। फूड इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, आइए देखते हैं। आपको बता दें, हमारे इन्फ्लेशन को आप दो प्रकार से देखते हैं। एक आप देखते हैं हेडलाइन और एक आप देखते हैं कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप देखते हैं कि मैं फूड को भी काउंट करता हूं, फ्यूल को भी काउंट करता हूं। अब लोगों का यह मानना है कि पिछले अगर आप 10 सालों में देखें तो फूड का इन्फ्लेशन जो रहा है वो 10% के आसपास रहा है। तो कुछ लोगों का सुझाव ये आ रहा था कि आप हेडलाइन इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड को हटा दें, फूड को हटा दें, रिमूव कर दें। मतलब आप अपने इन्फ्लेशन के दौरान, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के दौरान आप फूड को नजरअंदाज कर दें। इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे हैं कि आप फूड इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दें। सर आपको बता दें, उर्जित पटेल की कमिटी है, उर्जित पटेल की कमिटी आकर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के लिए रिकमेंड करती है और यही कमिटी बोलती है कि भारत में इन्फ्लेशन टारगेटिंग होना चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो दिया गया पूरा जिम्मा वो आरबीआई के साथ साथ सरकार को भी दिया गया और जो यूनिट रखी गई वो रखी गई 4% ±2%, 4% ±2%। ये एक बैंड दिया गया जिसके अंदर आपको अपना इन्फ्लेशन रखना चाहिए, 4% ±2%। पर मैं जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने जा रहा हूं सर, अगर हम आपको पिछले 10 साल की भी बात बताएं, इन ऑल योर 10 years your inflation has never been around this band. Inflation has never been around this band. Never been around this band. कभी भी इन्फ्लेशन इसके आसपास भी नहीं आया। इन्फ्लेशन हमेशा इससे ज्यादा ही रहा है। एक कुछ समय के लिए थोड़ा आया था 4% के आसपास, पर फिर उसके बाद वो भी नहीं आया। तो लोगों का मानना है कि काम करो, फूड इन्फ्लेशन को हटा दो। अगर आपने फूड इन्फ्लेशन को हटा दिया तो आपको लगेगा इकोनॉमी मेरी मस्त हो गई है, इन्फ्लेशन गायब हो चुका है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन ही अच्छा खासा बना हुआ है। तो क्या ये हो सकता है? अब हम आपको बता दें, भारत की दास्तान ऐसी है, भारत की कुछ ऐसी दास्तान है कि भारत में जो एक्सपेंडिचर होता है, कहा जाता है एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज ऑफ द ट्यून ऑफ 50% ऑन फूड। भारत के हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसका 50% भाग फूड को जाता है। वही जो आप मैगी खाते रात में 12 बजे बैठ के, और जो गोलगप्पे खाते हैं शाम में महिलाओं के लिए, और जो पास्ता में छौंक लगाते हैं आप थोड़ा, ये सब क्या दिखा रहा है कि आपका 50% एक्सपेंडिचर तो फूड में ही हो रहा है। और भारत एक ऐसा उभरता हुआ इस समय इकोनॉमी है जहां पर फूड इन्फ्लेशन अभी रहने वाला है। आप 50% ऑन फूड खर्चा करते हैं सर, एज कंपेयर टू यूएस वाले भूखे बेचारे, यूएस वाले 10%। अपने पूरे खर्चे का 10% यूएस फूड पे करता है, हम 50% वाले हैं। तभी देखिए हम लोग बने हुए हैं गदाधारी। यूएस 10% करता है। जर्मनी आप जाएंगे, जर्मनी आप जाएंगे 8% करता है। फूंक दिए अगर हम लोग इकट्ठे में सब साथ तरफ करके फूंक भी दिए तो वहां उड़ जाएंगे लोग, कुछ लोग उड़ जाएंगे, वहां पर तूफान पैदा हो सकता है। इतना सामर्थ्य है। 50% फूड पे हम कर रहे हैं। अब जिस देश में 50% आप फूड पे खर्चा कर रहे हो और आप बोलो कि फूड का जो रेट है उसको हटा दो, इसका मतलब है अगर आप फूड का इन्फ्लेशन काउंट नहीं करोगे तो आपने तो 50% एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा हो रहा है वही हटा दिया। अगर आपने वो हटा दिया तो इन्फ्लेशन का फिगर कभी ठीक से आएगा ही नहीं। जिस चीज पर आप 50% खर्चा कर रहे हो, अगर आप उसको हटा दो तो आपका इन्फ्लेशन का फिगर आएगा। तो अगर मैं इसको हटाता हूं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बनेगा वो ये क्या बनेगा, योर इन्फ्लेशन विल नेवर बी अकाउंटेड वेल। इन्फ्लेशन का अकाउंट आपका लूज हो जाएगा, योर अकाउंट विल बी लॉस्ट। आप समझ ही नहीं पाएंगे कितना इन्फ्लेशन है। पर इसी के एवज में अगर देखें तो मेरे पास एक वे फॉरवर्ड भी है। वे फॉरवर्ड ये है सर, फूड का इन्फ्लेशन का जिम्मेदारी जो है वो एक डिमांड सप्लाई का मिसमैच है।
डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होती जा रही है। अब आपको इसको अगर बढ़ा दें, अगर आप इसको चेंज कर दें, सबसे बढ़िया है कि आप अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और बढ़ाएं। बढ़ाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी का लेवरेज है, आप उसको यूज करिए। आप पहले तो बजट बढ़ाइए ताकि लोग अपना बढ़िया सा फार्मिंग कर सकें। आप लैंड यूज को चेंज मत होने दीजिए, जो लैंड यूज चेंज होता जा रहा है उसको चेंज मत होने दीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी कहानी ये होगी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया तो मैं इन्फ्लेशन से फिर भी लड़ सकता हूं, मैं इन्फ्लेशन से लड़ सकता हूं। ये कहानी है इन्फ्लेशन की, और ये कहानी है फूड इन्फ्लेशन की कि मैं उसको क्यों नहीं हटा सकता। मैं अगर उसको हटाऊंगा तो आप अधूरा इन्फ्लेशन देखेंगे, ये अधूरा रह जाएगा, आपको सही फिगर नहीं मिलेगा। फिर आप लाख कोशिश करते रहिए, एमपीसी को बैठा के रेपो रिवर्स रेपो चेंज करते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, कहानी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चलेगा? इज इट फाइन एवरीवन? आइए, इलीगल माइनिंग, इंक्रोचमेंट्स, डिफॉरेस्टेशन अ थ्रेट टू अरावलीज एज नेचुरल ग्रीन वॉल। ठीक है, मतलब ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपके सामने लिख दिए। आपको बता दें, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की दास्तान है यहाँ। इस सबको आप पढ़ते रहिएगा बैठकर, हमें इसमें कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, वो देख लीजिए। कुछ चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में अगर बैठे तो बेहतर है। सर, ये पार्ट आपका अरावलीज का है, और आपके जो अरावलीज हैं वो लगभग 80% राजस्थान में है। बाकी का 20% आप हरियाणा दिल्ली सब जोड़ सकते हैं, पर ये आपका 80% राजस्थान में है। अरावलीज कहा जाता है, जो ओल्ड रेलिक्ट माउंटेन है आपकी, एक समय पर इनका ग्रैंड्यूर हुआ करता था। ये जो आज आपके हिमालय हैं, ये इनके सामने ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं अरावलीज को, अगर उस समय का देख लिए होते तो। अब 80% राजस्थान में और 20% आपका यहां पे। अब यहां हो क्या रहा है, दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें आ रही हैं अर्बन इंक्रोचमेंट्स की, दिक्कतें आ रही हैं माइनिंग की। कौन सा माइनिंग? यहां लोग सिल्वर निकालने में लगे। दिक्कतें आ रही हैं कि यहां पर आप रोड्स बना रहे हैं पहाड़ों को काट काट कर। दिक्कतें आ रही हैं कि यहां का जो वाटर है वो ड्राई होता जा रहा है, और ये वो लाइन है जो आपके थार डेजर्ट को फैलने से रोक सकती है। ये वो लाइन है जो आपके थार या इस पूरे डेजर्ट को यहां आने से रोकती है। ये वही लाइन है। इसका मतलब है ये ग्रीन वॉल के तौर पे काम कर रही है। ये जो आपकी है ग्रीन वॉल के तौर पे काम कर रही है, आपके डेजर्ट को यहीं तक स्ट्रिक्ट रखी हुई है। अगर ये हटा तो डेजर्ट का पूरा इंफ्लुएंस आपके नॉर्दर्न भागों में पड़ेगा, मतलब आपके उत्तर प्रदेश बिहार पे भी पड़ेगा। उसका रीजन होगा कि आपने अरावली को हटाया और आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है फिर धीरे धीरे आपका खराब हो जाएगा। वाटर वहां पे लोग खत्म कर रहे हैं, और इसीलिए लोग यहां परेशान हैं कि आप आमंत्रित कर रहे हैं डेजर्टिफिकेशन के बढ़ने को। आप डेजर्टिफिकेशन के बढ़ने को आमंत्रित कर रहे हैं। आप आमंत्रित कर रहे हैं कि ग्रीन वॉल जैसी हटेगी, वहां से सैंड उड़ उड़ कर आपके पास आएगी। सैंड विल फ्लाई फ्रॉम देयर एंड विल सेटल समवेयर अराउंड देयर, एंड योर एरियाज अराउंड दिस एरिया विल बी टर्न डेजर्ट्स। डेजर्टिफिकेशन का आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए ये आर्टिकल में लिखा गया कि अरावलीज को इनकी प्रिस्टीन ब्यूटी में छोड़ देना चाहिए, और यहां पर आपको घोषित कर देना चाहिए बर्ड के पार्क्स, वाइल्ड लाइफ के पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ताकि यहां पर अपने प्रिजर्व कर सके बायोडायवर्सिटी को भी, और यहां पर ये सारी चीजें बरकरार रह सके। पर लोग नहीं कर पा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, लोग नहीं कर पा रहे, लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक छोटा सा काम कर दीजिए, आपके पास लाइक का बटन है, उसको तो कम से कम दबा दीजिए। देख ऐसे रहे सब लोग, और क्लिक करने में आपको बहुत जोर आ रहा है। तो अरावलीज को मुझे बढ़ने से रोकना है, या अरावलीज के खत्म होने से मुझे रोकना है, और जो डेजर्ट पड़ा उसको मुझे रोकना है, उस डेजर्ट को मुझे रोकना है। इसीलिए यहां पर अब कोशिश की जा रही है, यहां की जितनी हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने कितनी बार ही ये प्रोनाउंस किया जजमेंट कि आप अरावलीज को छेड़े छाड़ेंगे नहीं, अरावलीज को इनकी प्रिस्टीन ब्यूटी में रहने दीजिए। अरावलीज में जो बर्ड पार्क्स बने हुए हैं उसको भी वैसे रहने दीजिए, आप इसको छेड़े छाड़ेंगे नहीं। ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं।
पर फिर भी अरावलीज को लोग काटने में लगे हुए। अगर आप ये समझ चुके तो हम आपको एक टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। आइए, एक टेक्स्ट छोटा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं। फॉरेस्ट एरिया में चेंज पाया जा रहा है, ये फैक्ट है, आपको याद नहीं करना। फॉरेस्ट एरिया 1999 से 2019 अगर हम देखें तो इन अरावली से फॉरेस्ट एरिया चेंज किया जा रहा है। 0.9% ऑफ द टोटल एरिया बदल दी गई है। यहां पर अगर आप पानी की बात करें तो एक एरिया यहां पे दिख रही थी वाटर बॉडीज की, कि वाटर बॉडीज कंप्राइजिंग 1.7% ऑफ द एरिया इंक्रीज टू 1.9% 1989। मतलब जो ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा था यहां पर, ये आसपास पानी के आसपास बढ़ने लगा। तो ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, लोग इसको काटते फिरेंगे, और यही यहां पे सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग देयर। दिस इज योर अरावलीज दैट इज हैविंग मे बी अ प्रॉब्लम, कि ये यहाँ पे खत्म लोग इसको करने में लगे हैं, तोड़ने में लगे हैं। इसे हमें बचा के रखना है। एक छोटा सा यही डिस्कशन था जो हम आपके सामने करना चाह रहे थे अरावलीज का। चलेगा? इज इट फाइन एवरीवन? चलिए, और उम्मीद है शायद शायद यही आज का अंतिम टॉपिक भी था। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो टेलीग्राम से तो आप लोग जुड़ चुके होंगे। ये टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको पता रहे कि हम कब क्लास कौन सी कहां ले रहे हैं। चंद्रमौली SIR। साथ ही में आपका लिबर्टी बैच है, फ्रीडम बैच है और शिखर बैच है। फ्रीडम बैच इंग्लिश में है, चालू हो चुका है। और ये लिबर्टी बैच इंग्लिश में 21 अगस्त को चालू होगा। शिखर बैच है 17 अगस्त को चालू होगा। हिंदी बैच है, आप जुड़ सकते हैं। चलेगा? और आपको जुड़ना है अगर हमारे साथ तो CMC कोड याद रखिएगा। और आप हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी जुड़ सकते हैं, GS में भी जुड़ सकते हैं और मजा ले सकते हैं पढ़ाई का। आइकॉनिक बैच अगर आपको लेना है तो ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे हम ऑफलाइन भी लेते हैं क्लास। सारी चीजें आपको मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइव मेंटरशिप, आंसर राइटिंग भी मिलती है। तो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबका डेमोक्रेसी, सबका अपना अधिकार है। कोई नहीं चाहता है कि बेमतलब का सब्सक्राइब करके उनको नोटिफिकेशन आए और सुबह सुबह आप हमें देखें। कोई बड़ी बात नहीं है। पर मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक ही चीज बोलेंगे कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर होगा वही सफल होगा। आपको बस निरंतर रहना है। आप खुद देखेंगे, फील करेंगे कि आप बहुत पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ बहुत लोग हैं जो बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं। एक बार आप अपने अगर रिवाइज करें 6 महीना पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ पे हैं, तो आपको एक अलग सा पावर दिखेगा अपने साथ। जब आप कहीं बैठे होंगे तो आप चीजों को पावरफुली रख पाएंगे। ये फायदा होता है निरंतरता का और डेडिकेटेड स्टडी का, जो हम लोग यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर इन सेशंस को अपने ग्रुप्स में, अपने लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। ये मुहिम है जो कि सही तरीके में जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय।